हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं बीके मिश्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल बालाजी लॉ एकेडमी जबलपुर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ मैं रूबरू हूं। ये वीडियो है ट्रायल ऑफ समन केसेस बाय मैजिस्ट्रेट, सीआरपीसी का चैप्टर 20 समन केसेस में मैजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायल। अब ये हमारा एक सेगमेंट चल रहा है जो ट्रायल का सेगमेंट है। आज हम अपने तीसरे ट्रायल पे पहुंचे हैं। इसके पहले चैप्टर 18 और चैप्टर 19 का वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आप वहां से चाहें तो जाके इसको देख सकते हैं। एक शॉर्टकट में आपको सारे के सारे ट्रायल समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बहुत बड़ा नहीं। अगर आपको बड़े पैमाने पे समझना है, लार्जर सेंस में जाना है तो आप बैरेक्ट पे जाइए। लेकिन बैरेक्ट में जाने से पहले एक बार ये जो मैं शॉर्टकट में सारे ट्रायल्स का सेक्शन आपको समझा रहा हूँ, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक बार आप यहाँ से इसको समझ लीजिएगा। तो सीआरपीसी में जो ट्रायल की बात चलती है वो चैप्टर 18, 19, 20 और 21। चैप्टर 18 बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन ट्रायल की, अर्थात सत्र विचारण की। चैप्टर 19 बात करता है मैजिस्ट्रेट ट्रायल ऑन वारंट केसेस, वारंट मामलों में मैजिस्ट्रेट द्वारा विचारण। और चैप्टर 20 जिसको हम आज पढ़ेंगे, ये समन ट्रायल की बात करता है मैजिस्ट्रेट के द्वारा, और ये संक्षिप्त विचारण की बात करता है। तो अगले वीडियो में चैप्टर 21 का भी बहुत जल्दी मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं, आप वहां से भी इसको देख सकते हैं। तो मूलतः बेसिकली आज हमारे पास चैप्टर 20 है समन ट्रायल। हम इसको आज समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं अपने पिछले वीडियो में भी आपको बता चुका हूं कि ट्रायल के क्रम में जब हम ऊपर से नीचे चलते हैं, अर्थात चैप्टर 18, 19, 20, 21, 22, ये सब चैप्टर जब हम चलते हैं, कहने का मतलब कि जब बड़े न्यायालय से छोटे न्यायालय के ट्रायल के चैप्टर में आते हैं तो कार्रवाइयाँ बड़ी संकुचित हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। इसलिए ये चारों चैप्टर, ये चारों ट्रायल आपस में जुड़े तो नहीं हैं, लेकिन प्रक्रियात्मक रूप से एक व्यवहार, मतलब जैसे आप ऐसा कह लीजिए कि जैसे तीन लोग हैं, तीन लोग एक जैसे दिख रहे हैं पर उनमें कुछ बेसिक डिफरेंस है। तो बस अब आपको ये ट्रायल पढ़ने के पहले ज़्यादा अच्छा ये होगा कि इसके पहले के जो दो ट्रायल हैं उनको आप एक बार देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन पे भी उसके लिंक डाल दूंगा ताकि आपको सुविधा रहे, आप आराम से उसको पा जाएं। अब आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारा सेगमेंट है ये सेक्शन 251 से स्टार्ट होके जाता है सेक्शन 259 तक। तो ये सेक्शंस का एक सेट है, इनको समझते हैं। सबसे पहले यहाँ प्रीलिम्स के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो आप देख लीजिएगा। समन ट्रायल में एक बहुत बड़ा हिट है। समन ट्रायल में आरोप पत्र की विरचना नहीं होती। समन ट्रायल में आरोप पत्र विरचित नहीं होता, और ये जुडिशरी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा कौन सा ट्रायल है जिसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस करने की आवश्यकता या ज़रूरत नहीं होती। तो धारा 251 स्टार्ट होती है और ये सीधे सीधे कहती है कि जिस व्यक्ति को आज आपने कटघरे में खड़ा किया है उसको सीधे सीधे अभियोग का सारांश बता दीजिए। और नीचे लिखा है आरोप विरचना आवश्यक नहीं होगी। थोड़ा सा समन ट्रायल है, प्रोसेस को छोटा करने का प्रयास किया गया है, इसीलिए यहाँ पे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस नहीं हो रही है। केवल और केवल सारांश बता दीजिए, मतलब जितनी पूरी स्टोरी है उसका एक छोटा सा अंश, उसको सब्सटेंस बता दीजिए आप कि भाई साहब आपके ऊपर ये एलिगेशंस हैं, अब बताइए आप क्या करना चाहते हैं। तो जैसे ही आपने उसको ये चीज़ बताई, उसको थोड़ा सा गिल्ट फील हुआ, बुरा लगा कि यार ये अपराध मुझसे कैसे हो गया, ये अपराध तो मुझसे होना ही नहीं चाहिए था। यहीं पे ऑन द स्पॉट उसने कर लिया प्ली ऑफ गिल्ट। जैसे ही वो अपराधी प्ली ऑफ गिल्ट करता है, दोषी होने के अभियोजन के आधार पर आप उसको सजा सुना दीजिए।
कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े छोटे प्रकृति के मामले होते हैं तो आपको न्यायालय में जाने की ज़रूरत नहीं है। एक फ़ाइन का अमाउंट होता है, आप उसको बाई पोस्ट और बाई अपने एडवोकेट जमा करा दीजिए न्यायालय में, अपना प्ली ऑफ गिल्ट एक्सेप्ट कर लीजिए, आपको न्यायालय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा प्रावधान सेक्शन 253 में लिखा है। अब छोटे मामले क्या हैं, इनको समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा धारा 206 के पास। धारा 206 में ये बताया गया है कि छोटे मामलों की प्रकृति कैसी होती है, तो वहाँ से इसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार अच्छे से, समझ में आ जाएगा आपको। हालांकि छोटे मामलों के संबंध में हमारे क्रिमिनल लॉ में, सीआरपीसी में, आईपीसी में और बहुत जगह प्रावधान हैं, इनको वहाँ से भी समझा जा सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग। धारा 254, अब यहाँ पे लिखा है जब कोई व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं होता उसके संबंध में प्रक्रिया क्या होगी। जब कोई व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं हुआ है तो फिर उसके संबंध में प्रक्रिया क्या होगी। तो सामान्य सी बात है कि जब कोई दोष सिद्ध नहीं हुआ और उसको अभियोग का सारांश सुना दिया गया, बता दिया गया, अर्थात उसके साथ ये दो धाराएं नहीं हो रही हैं, ये दो धाराएं नहीं हो रही हैं, तो मामला 251 से आगे बढ़ के कहाँ आया, 254 में, जहां प्रक्रिया की बात चल रही है, किसकी, प्रोसीजर की। अब जब कोई व्यक्ति दोष सिद्ध नहीं हो रहा है तो उसके संबंध में प्रक्रिया ये होगी कि उसकी तरफ से जितने भी साक्ष्य आने हों आप वो सारे के सारे साक्ष्य ले लीजिए। ठीक है। अगर न्यायालय धारा 254 में साक्ष्य लेने के बाद ये पाती है या ऐसा मानती है कि इस अपराधी को दोष सिद्ध करना चाहिए तो दोष सिद्ध कर देगी, दोष मुक्त करना चाहिए तो दोष मुक्त कर देगी। ऐसा प्रावधान आपकी धारा 255 में लिखा है। दोष मुक्त होगा या दोष सिद्ध होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। धारा 256 बात करती है अगर परिवादी न्यायालय में अनुपस्थित हो, परिवादी न्यायालय में अनुपस्थित हो या उसकी मृत्यु हो जाए तो ऐसे मामले में जिस व्यक्ति को न्यायालय आज गुनहगार मान के बुलाई है उसके साथ क्या किया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा अक्यूज्ड दोष मुक्त हो जाएगा, ऐसा अक्यूज्ड दोष मुक्त हो जाएगा, एक्विट हो जाएगा। ऐसा धारा 256 पढ़ने के बाद समझ में आता है। आगे आते हैं धारा 257 में। धारा 257 परिवाद, विदड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट की बात करता है। इसी से लगी हुई बहुत सारी धाराएं हैं। आरोप पत्र का वापस लेना, अभियोग का वापस लेना और परिवाद का वापस लेना। तो उनमें से एक धारा ये धारा 257 परिवाद का वापस लेना। तो जब कभी धारा 257 में कोई परिवाद वापस होता है तो ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति को आपने अक्यूज्ड बनाया है उसको दोष मुक्त कर दिया जाए, वो दोष से मुक्त हो जाता है। विदड्रॉवल ऑफ कंप्लेंट का ये इफेक्ट है, इसको याद रखिएगा। सेक्शन 256, 257 और 250 ये तीनों धाराएं प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पेपर में ये आती ही आती हैं। अगला, अब 257, 258, धारा 256, धारा 257 और धारा 258, ये तीनों धाराएं आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनमें इफेक्ट की बात आती है। तो सवाल हमेशा यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए इनके इफेक्ट को अच्छे से समझिएगा और याद करिएगा। सेक्शन 258 ये कहता है कि अगर मान लीजिए कार्रवाई को रोक दिया गया तो उसका मामले पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, उसका मामले में दो प्रभाव पड़ता है, या तो एक्यूज्ड को दोष मुक्त किया जाएगा या तो उसको उन्मोचित किया जाएगा। अब ये उन्मोचन क्या है और दोष मुक्ति क्या है, इसको समझने के लिए भी आपको मेरे चैनल पे एक वीडियो पड़ा होगा, डिस्चार्ज वर्सेस एक्विटल, उसको जाके आप देख लीजिएगा। तो उन्मोचन और दोष मुक्ति में अंतर क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 258 में कब कोई एक्यूज्ड दोष मुक्त होगा और कब कोई एक्यूज्ड उन्मोचित होगा। तो मामले में जो मुख्य साक्षी हैं
अब हर मामले में कोई ना कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस होता है जिसकी वजह से, जिसके दम पे पूरा का पूरा मामला डिसाइड हो जाता है। तो अगर मामले में कोई मुख्य साक्षी है और ऐसे साक्षी की परीक्षा होने के बाद न्यायालय कार्रवाई को स्टॉप करता है तो उसका प्रभाव ऐसे अक्यूज्ड को दोष मुक्त कर दिया जाएगा और इसके अलावा अन्य दशाओं में उसको उन्मोचित किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा। ठीक, इसको ध्यान से इतना याद करिएगा, समझिएगा। अब हम आते हैं अपनी अगली धारा में, जो है धारा 259। 259 ये कहती है कि कब आप कन्वर्जन करेंगे, कब आप परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन किसका? बहुत सिंपल है, देखिए, समन केसेस को कब हम वारंट केसेस में कन्वर्ट करेंगे। तो समन केसेस में ट्रायल करते करते न्यायालय को ऐसा लग रहा है कि मामले में अपराधी को 6 माह से ज्यादा का पनिशमेंट मिलेगा या होना चाहिए, तो सेक्शन 259 उसको एम्पावर्ड करती है कि आप सीधे समन केसेस को वारंट केसेस में कन्वर्ट कर दीजिए अगर मोर देन 6 मंथ की पनिशमेंट जाने की संभावना हो तो सीधे कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसे ही जब हम 258 धारा पढ़ते हैं तो हमको यहाँ पे 2-3 लोग मिलेंगे। एक मिलेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, फिर एक मिलेगा अदर मजिस्ट्रेट जिसको सीजेएम ऑथोराइज करे। तो ये अथॉरिटेटिव तौर पे इसको याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो ये एक छोटा सा समन केस का बहुत ही शॉर्टकट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। इसको अच्छे से नोट्स में लीजिए, याद करिए, पढ़िए और अपने कॉपी पे लिख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, चैप्टर कौन सा है, सेक्शन कहाँ से कहाँ तक चलेगी और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। इन 3 के अलावा फिर सेक्शन 256, 257, 258 का इफेक्ट, इतनी चीज़ें यहाँ से याद कर लीजिएगा आप। यहाँ से पेपर में कोई भी क्वेश्चन बनेगा आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इतना ही बताना चाह रहा था। बहुत ही जल्दी हम लोग अपने अगले ट्रायल में मिलेंगे जो होगा चैप्टर 21 समरी ट्रायल। तो आप इंतज़ार करिए, बहुत ही जल्द उस वीडियो को मैं अपलोड करने वाला हूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपको थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़ने के लिए आप प्ले स्टोर पे बालाजी लॉ एकेडमी का ऐप डाउनलोड करिए और जुडिशरी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उनके संबंध में आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको छत्तीसगढ़ क्रैश कोर्स करना है तो ऐप के माध्यम से वो उपलब्ध है, बहुत ही नॉमिनल फीस के साथ। एक बार आप वहाँ से डाउनलोड करके देख लीजिए। चलिए मिलते हैं अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।